हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है कि हम साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करते हैं, जिसमें हमारी 9 क्लास पहले हो चुकी थी और 8 मॉडल पेपर हम पहले हल करवा चुके थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मॉडल पेपर नंबर 9 हल करेंगे, जिसमें 30 प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी साथी चैनल से नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच का परिवर्तन लाता है। ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक थकावट, ऑप्शन नंबर 2 है बीमारी, ऑप्शन नंबर 3 है परिपक्वन, ऑप्शन नंबर 4 है प्रशिक्षण। तो प्यारे विद्यार्थियों, कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी परिवर्तन लाता है वह कौन सा कारक है प्यारे विद्यार्थियों? परिपक्वन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन से तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है रुकावट दूर करना, ऑप्शन नंबर 2 है दूसरा रास्ता निकालना, ऑप्शन नंबर 3 है उदात्तीकरण, ऑप्शन नंबर 4 है दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी उदात्तीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थी होता है, ऑप्शन नंबर 3 है पाठ्यक्रम होता है, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्यपुस्तक होता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण विद्यार्थी होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, यानी अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का यह उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर 1 है मानसिक से शारीरिक, ऑप्शन नंबर 2 है शारीरिक से शारीरिक, ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक से मानसिक, ऑप्शन नंबर 4 है शारीरिक से शारीरिक, शारीरिक से मानसिक। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बालक पहाड़े सीखकर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के किस प्रकार का यह उदाहरण है। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है प्यारे विद्यार्थियों? मानसिक से मानसिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अवरुद्ध इच्छा, ऑप्शन नंबर 2 है संवेगात्मक असंतुलन, ऑप्शन नंबर 3 है मानसिक संघर्ष, ऑप्शन नंबर 4 है शारीरिक दोष। तो कौन सा बाल अपराध का एक मनोवैज्ञानिक कारक नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? शारीरिक दोष, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्यास नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिष्ठा नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 है सुरक्षा, ऑप्शन नंबर 4 है भूख। तो प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? प्रतिष्ठा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 7 नंबर सवाल, कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है विवाद, ऑप्शन नंबर 2 है सूचना, ऑप्शन नंबर 3 है विचार, ऑप्शन नंबर 4 है तर्क और वितर्क। तो कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए प्यारे विद्यार्थियों? विचार उभर कर आने चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास रीट साइकोलॉजी जो पात्रता परीक्षा होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए क्लास। तो सभी साथी क्लास को ज़रूर देखें और जो भी साथी चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर करें। 8 नंबर सवाल, कुसुमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं, यानी कुसुमायोजित बालक अधिकांशतः पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है निर्धन परिवारों से, ऑप्शन नंबर 2 है टूटे परिवारों से, ऑप्शन नंबर 3 है 1 और 2, ऑप्शन नंबर 4 है दोनों से। तो अधिकांश बालक कुसुमायोजित बालक कहाँ से पाए जाते हैं प्यारे विद्यार्थियों? निर्धन परिवारों से पाए जाते हैं और टूटे परिवारों से पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर सवाल, सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को क्या करना चाहिए? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 है विद्यार्थियों को वाद विवाद में, ऑप्शन नंबर 3 है समूह परियोजनाएं देनी चाहिए, ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो सहयोगी अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के क्रम में शिक्षक को समूह परियोजनाएं देनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों 10 नंबर सवाल, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं हैं? ऑप्शन नंबर 1 है स्वप्न दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, ऑप्शन नंबर 2 है तर्क शक्ति, संग्रह प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखना, ऑप्शन नंबर 3 है जिज्ञासा, कुसुमायोजन, तनाव मुक्त, ऑप्शन नंबर 4 है काम शक्ति, सहनशीलता और आज्ञाकारी। तो किस समूह में किशोरावस्था की विशेषताएं प्यारे विद्यार्थियों? स्वप्न दोस्तों का महत्व, विद्रोह की भावना, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 11 नंबर सवाल, ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 महत्वपूर्ण अवस्थाओं की पहचान की, निम्नलिखित में से इन अवस्थाओं का सही क्रम चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रतीकात्मक, इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर 2 है इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, ऑप्शन नंबर 3 है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक, अनुप्रतीकात्मक, इनएक्टिव, ऑप्शन नंबर 4 है अनुप्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक और इनएक्टिव। तो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 यानी इनएक्टिव, अनुप्रतीकात्मक और प्रतीकात्मक। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ऑप्शन नंबर 1 है परंपरागत नैतिकता, ऑप्शन नंबर 2 है संवेदी प्रेरक नैतिकता, ऑप्शन नंबर 3 है चिंतनशील नैतिकता, ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था है प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर 1 यानी परंपरागत नैतिकता कोहलर वर्ग के नैतिक विकास की एक अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे प्रश्न एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो क्लास को पूरा देखें सभी साथी और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगला प्रश्न है 13 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है, ऑप्शन नंबर 2 है विकास की गति की दर एक सी रहती है, ऑप्शन नंबर 3 है विकास मस्तिष्क धौमुखी क्रम में होता है, ऑप्शन नंबर 4 है विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? विकास की गति की दर एक सी रहती है, तो यह कथन गलत हो जाएगा।
यानी विकास की गति की दर एक सी रहती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर सवाल। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें बालक स्वस्थ रहता है। ऑप्शन नंबर 2 है ध्यान करता है। ऑप्शन नंबर 3 है प्रसन्न रहता है। ऑप्शन नंबर 4 है शीघ्र सीखता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? शीघ्र सीखता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर सवाल। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? निम्नलिखित में से कौन सी तार्किकता का उपयोग वाणिज्य विषय में तार्किक निष्कर्षों को बताने में किशोर अपनी क्षमता को विकसित करने हेतु करते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आगमन तार्किकता। ऑप्शन नंबर 2 है अमूर्त तार्किकता। ऑप्शन नंबर 3 है संबंधित तार्किकता। ऑप्शन नंबर 4 है निगमन तार्किकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? निगमन तार्किकता, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल। निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक को मौलिक व्यवहारवादी के रूप में वर्णित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पाउलाव को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है वाटसन को किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है बंडूरा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर को कहा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों मौलिक व्यवहारवादी के रूप में किसे वर्णित किया जाता है? स्किनर महोदय को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, और ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो क्लास को पूरा देखें और वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल। अनुदेशन उद्देश्यों को कहते हैं। तो अनुदेशन उद्देश्यों का क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है विशिष्ट उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 2 है सामान्य उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 3 है अधिगमकर्ता उद्देश्य। ऑप्शन नंबर 4 है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र। तो अनुदेशन उद्देश्यों का कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों विशिष्ट उद्देश्य, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 18 नंबर सवाल। अभिक्रमिक अनुदेशन है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? अभिक्रमिक अनुदेशन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा कक्ष अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 है स्वतः अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है अध्यापक केंद्रित अधिगम। ऑप्शन नंबर 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? स्वतः अधिगम, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, इसकी वजह से 20 की जगह 30 लिख दिया गया है हम। तो अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण अंत्य प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण सौद्देश्यपूर्ण गतिविधि है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण मनोवैज्ञानिक गतिविधि है। तो शिक्षण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? शिक्षण व्यावसायिक गतिविधि है, यानी शिक्षण को व्यावसायिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। यदि सूत्र L बराबर F EF इंटू PF में L अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ऐसे सवाल ही एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा गया है? यदि सूत्र L बराबर F EF इंटू PF में L अधिगम को इंगित करता है तो EF व PF किसको इंगित करता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक। ऑप्शन नंबर 2 है सामवेगिक कारक व व्यक्तिगत कारक। ऑप्शन नंबर 3 है वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक। ऑप्शन नंबर 4 है सामवेगिक कारक व अभिभावकीय कारक। तो EF व PF किसको इंगित करता है प्यारे विद्यार्थियों?
वातावरणीय कारक और व्यक्तिगत कारक को, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वप्रत्यक्षीकरण व लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? स्वयं प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित होती है। ऑप्शन नंबर 1 है रुचि होती है, ऑप्शन नंबर 2 है बुद्धि होती है, ऑप्शन नंबर 3 है स्वयं प्रत्यय होता है, ऑप्शन नंबर 4 है स्व अनुशासन होता है। तो स्व प्रत्यक्षीकरण एवं लोगों के प्रत्यक्षीकरण द्वारा विकसित क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? स्वयं प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल। थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया है, इस वजह से सवालों का क्रम सही नहीं है। तो अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल। बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक है। ऑप्शन नंबर 1 है क्रोध से, ऑप्शन नंबर 2 है पीड़ा से, ऑप्शन नंबर 3 है भय से, ऑप्शन नंबर 4 है उत्तेजना से। तो बच्चे में संवेगात्मक संघर्ष उत्पन्न होता है बहुत अधिक, किससे होता है मेरे विद्यार्थियों? क्रोध से होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक है, ऑप्शन नंबर 2 है पाठ्य चर्चा है, ऑप्शन नंबर 3 है अधिगम प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षार्थी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम प्रक्रिया। यानी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? अधिगम प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल। 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। देखिए 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्रो ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 है जीन पियाजे ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 है टोलमैन ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर महोदय ने कहा था। तो 20वीं शताब्दी बच्चे की शताब्दी कहलाती है, यह किसने कहा था? क्रो महोदय ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल। हार्वर्ड के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। हार्वर्ड के द्वारा दिए गए पाठ योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग, प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 2 है प्रस्तुतिकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, सामान्यकरण और अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 3 है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, अनुप्रयोग। ऑप्शन नंबर 4 है सामान्यकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। तो प्यारे विद्यार्थियों 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग, यानी 3 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25 नंबर सवाल। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिरुचि कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है अभियोग्यता कहते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है अभिवर्ती कहते हैं। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अभियोग्यता कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निगमन विधि के सोपानों का उचित क्रम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है सत्यापन, सामान्यीकरण, निरीक्षण और उदाहरण। ऑप्शन नंबर 2 है सामान्यीकरण, सत्यापन, उदाहरण और निरीक्षीकरण। ऑप्शन नंबर 3 है उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और सत्यापन। ऑप्शन नंबर 4 है निरीक्षण, उदाहरण, सामान्यीकरण और सत्यापन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1, यानी निगमन विधि में सत्यापन और सोपानों का उचित क्रम कौन सा है? पहले सत्यापन, उसके बाद सामान्यीकरण, उसके बाद निरीक्षण, उसके बाद उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से
अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। ऑप्शन नंबर 2 है चुनौतीपूर्ण अधिगम वातावरण तथा सुनिश्चित लक्ष्य। ऑप्शन नंबर 3 है विद्यार्थी केंद्रित अनुदेशन। ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक समझौता तथा साझी जिम्मेदारी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुदेशन में निर्मितवाद उपागम का तत्व कौन सा नहीं है? अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य कथन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षण औपचारिक व अनौपचारिक है। ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है। ऑप्शन नंबर 4 है शिक्षण अनुदेशन है। तो शिक्षण के बारे में सत्य कथन कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर सवाल और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल। एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ये आपके दैनिक जीवन में भी ऐसा हुआ होगा। एक विद्यार्थी बीएड बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि मैं अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है उदात्तीकरण का है। ऑप्शन नंबर 2 है प्रक्षेपण का है। ऑप्शन नंबर 3 है युक्तिकरण का है। ऑप्शन नंबर 4 है तादात्म्यीकरण का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी यह किसका उदाहरण है? युक्तिकरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का अंतिम सवाल है 30 नंबर सवाल। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 है श्रृंखला अधिगम। ऑप्शन नंबर 2 है शाब्दिक साहचर्य अधिगम। ऑप्शन नंबर 3 है उद्दीपन अनुक्रिया माध्यम। ऑप्शन नंबर 4 है समस्या समाधान अधिगम। तो गेने के अनुसार अधिकतम अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? समस्या समाधान अधिगम। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्यारे साथियों यह क्लास रीट पात्रता परीक्षा साइकोलॉजी संबंधित हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर.के. सर के द्वारा चैनल पर हम डेली अपलोड करते हैं। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि जो भी साथी रीट की तैयारी कर रहा है तो वो हमारे चैनल से जुड़े और रीट से संबंधित जो हम प्रश्न हल करवाते हैं साइकोलॉजी के वो क्लास देखें। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो सभी साथी चैनल से ज़रूर जुड़ेंगे। तो ये थे हमारे आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। कैसे लगी आपको क्लास कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो भी साथी पढ़ाने का इच्छुक हो वो हमारे चैनल पर अपनी क्लास लगा सकता है, चाहे वो कोई सा भी विषय हो। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि भाई हम पढ़ाने के लिए इच्छुक हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।